नमस्कार छात्रों, वेलकम बैक। एक बार आप सबका फिर से स्वागत है डिकोड एग्जाम पे। छात्रों, जैसा आपको पता है कि टेस्ट सीरीज हमारी जो चल रही है, यानी प्रैक्टिस सेट हम लोग यहाँ पे साइंस के करा रहे थे। ठीक है, आफ्टर ऑल क्रैश कोर्स जो आपने जनरल साइंस का किया, सभी सब्जेक्ट्स का किया था, उसी के आगे संदर्भ में हम लोग यहाँ पे प्रैक्टिस करा रहे हैं। समान विज्ञान के सभी प्रश्नों का व्याख्यात्मक हल है। आज जो नवा सेट है, आज हम लोग यहाँ पे देखेंगे 30 सबसे अच्छे क्वेश्चन जो कि बारंबार जो है एग्जामों के अंदर पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं छात्रों, लास्ट तक बने रहिएगा पूरी तरीके से, हम लोग साथ में एक्सप्लेनेशन की भी इस पर चर्चा करेंगे। तो पहला प्रश्न आप सबके सामने ये रहा छात्रों, बड़ा अच्छा ही प्रश्न है कि एड्स का विषाणु की वृद्धि को प्रभावित करता है। तो यहाँ हम लोग को समझते भी रहना छात्रों, यही नहीं कि सिर्फ प्रैक्टिस पे ध्यान देना, यहाँ पे हमें ध्यान देना है एक्सप्लेनेशन पे भी। तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि द वायरस ऑफ एड्स इफेक्ट द ग्रोथ ऑफ, यानी जो वायरस होता है एड्स का, विषाणु जो होता है, ये बात तो तय है कि एड्स जो है विषाणु जनित रोग है, लेकिन ये किस पर प्रभाव डालता है? आपके हीमोग्लोबिन पर, आपके आरबीसीज के जो ब्लड के अंदर तैर रही हैं, या टी सेल्स इन ब्लड, या ग्रे सेल इन ब्रेन के अंदर। तो छात्रों, आप सबको पता है कि एचआईवी अलग चीज़ है, एड्स अलग है। एचआईवी एक वायरस का नाम है छात्रों, जब आपके शरीर में होता है तो वो हम कहते हैं एचआईवी पॉजिटिव, और नहीं होता तो एचआईवी नेगेटिव बोलते हैं। लेकिन जो एचआईवी वायरस होता है शरीर के अंदर छात्रों, हमारे कुल मिला के प्रतिरक्षण तंत्र पर हमला करता है, यानी हमारे इम्यूनिटी के ऊपर, जिसके तत्वाधान में अगर हम देखें तो रक्त में पाई जाने वाली छात्रों जो हमारे शरीर के अंदर बीटा सेल नहीं बल्कि बी सेल और टी सेल, यानी बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट सेल्स के बारे में आपने कई बार पढ़ा होगा, जो हमारी इम्यूनिटी के लिए जिम्मेदार होती हैं। सीधा हमला जो अटैक होता है वो टी सेल्स पे। ठीक है, हीमोग्लोबिन हमारा आरबीसी के ऊपर पाया जाता है। हीमोग्लोबिन का काम है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस। तो दिए गए पहले प्रश्न के अंदर एड्स का जो विषाणु है सीधा हमला जो करता है रक्त में पाई जाने वाली टी सेल, जिसको हम लोग थाइमस सेल्स भी छात्रों बोलते हैं। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे जो है वो होगा ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न है छात्रों, कहता है इफ वेस्ट मटेरियल्स कॉन्टामिनेटेड द सोर्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिजीजेज विल स्प्रेड। यहाँ पर आपसे सीधा एक सवाल पूछ रहा है कि यदि अवशिष्ट पदार्थ पीने के पानी के स्रोत को दूषित करते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा रोग फैलेगा। यानी कि सीधा आपसे पूछ रहा है कि कॉन्टामिनेटेड वाटर से, यानी दूषित जल से होने वाले रोग इनमें से कौन से हैं। छात्रों, 4 रोग आपके सामने हैं। पहला है स्कर्वी, दूसरा है छात्रों टाइफाइड, ठीक है, जिसे हम मियादी ज्वर भी बोलते हैं, आंत ज्वर भी बोलते हैं। तीसरा है छात्रों मलेरिया, जिसे आप पता ही है छात्रों की मच्छर के काटने से एक परजीवी वाला रोग है। चौथा है एनीमिया, जो कि अरक्तता, जिसे हम छात्रों कहते हैं रक्त की हमारे शरीर में कमी हो जाती है। तो छात्रों, इसके अंदर अगर हम बात करें कि स्कर्वी जो है वो विटामिन सी की कमी से होता है। ठीक है, मलेरिया जो होता है वो प्रोटोजोआ के कारण होता है, ठीक है, जिसकी कई सारी प्रजातियां हैं। एनीमिया जो होता है उसके कई सारे लक्षण हो सकते हैं, कई सारे कारण भी हो सकते हैं छात्रों। लेकिन अगर हम बात करें छात्रों तो एक बैक्टीरियल डिजीज है, जीवाणु जनित रोग है, जिसे हम टाइफाइड कहते हैं। टाइफाइड समानता छात्रों आपको मालूम है कि साल्मोनेला टाइफी नाम का जो जीवाणु होता है उसके कारण ये होता है। लेकिन सवाल तो ये है कि फैलता कैसे है छात्रों। तो इसका जो सबसे बड़ा जो स्रोत है, यानी इसका जो कॉजेटिव एजेंट्स है वो है कॉन्टामिनेटेड वाटर, दूषित जल छात्रों पहला है। अगर ऑप्शन दूषित जल ना हो तो आप दूषित भोजन भी लगा सकते हैं। टाइफाइड जो रोग होता है छात्रों, इसको हम बता दें कि ये बीमारी अच्छी नहीं है। अच्छी का मतलब ये है कि सामान्यतः अगर हम सर्वे करा के आप देखेंगे तो कोई ना कोई 10 में से 3 या 4 आदमी ऐसे मिलेंगे जो ये कहेंगे कि मुझे टाइफाइड हो चुका है। बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन लोग कहेंगे कि हाँ मुझे लाइफ में एक बार हो चुका है, क्योंकि साधारणतः जिंदगी में जीवन में कहीं ना कहीं इंसान कंटामिनेटेड वाटर पानी ऐसे संपर्क में आ ही जाता है। तो छात्रों, यहाँ पे क्या है कि सवाल है कि टाइफाइड क्या दोबारा भी हो सकता है? यस, आपको दोबारा तिबारा भी हो सकता है। टाइफाइड बीमारी होने के बाद आपको पता है कि लंबे समय तक आपको, ठीक है, आपने डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स और वीकनेस से सफ़र करना पड़ता है। तो दिए गए प्रश्न नंबर 2 के अंदर जो उपयुक्त उत्तर होगा छात्रों वो होगा टाइफाइड, क्योंकि टाइफाइड जो होता है बेसिकली कॉन्टामिनेटेड वाटर से होता है। इसके लिए एक जांच कराई जाती है, जो हमने आपको बताया था, विडाल टेस्ट कराया जाता है, जिसपे अंतर्गत ये पता चल जाता है कि आपको टाइफाइड है या नहीं है छात्रों। इसी के संदर्भ में अगला प्रश्न आता है आपका है डायबिटीज इज कॉज्ड बाई। डायबिटीज किसके कारण होता है? जनरली 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। वक्त इस समय छात्रों ये है कि डायबिटीज कौन सा है। कई बार सवाल आता है कि एक डायबिटीज जो है सभी को होता है, जिसे आपको पता है मधुमेह रोग बोलते हैं। एक डायबिटीज की जगह छात्रों उदक में रोग भी है। एग्जाम में उदक में भी आता है और मधुमेह भी आता है।
दोनों एक जैसे नाम है, डायबिटीज मेलाइटस और डायबिटीज इंसिपिडस। लेकिन दिए गए ऑप्शंस को अगर आपको लगता है यहाँ पे, तो इससे ये साफ जाहिर हो रहा कि ये वो शुगर वाली बीमारी है जो सामान्यतः सबको घर घर में इस वक्त आपको ने देखा होगा, आपके गार्जियन में कोई ना कोई ग्रसित रहता है, या आने वाले समय में किसी को भी ये बीमारी हो सकती, चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो। छात्रों, मधुमेह किसके कारण होता है? दिए गए ऑप्शन को देखते हुए लगता है कि ये मधुमेह है, यानी कि वो डायबिटीज, ये मेलाइटस है। इंसुलिन की अधिकता हो जाए, इंसुलिन का कम उत्पादन, यकृत की खराबी, या बिलिरुबिन का उच्च उत्पादन। छात्रों, ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें छात्रों, तो इंसुलिन की कमी से, बहुतायत रूप से जो है इंसुलिन की कमी से, क्योंकि डायबिटीज भी कई प्रकार के होते हैं जिस पर हम चर्चा पहले हार्मोन्स वाले चैप्टर में कर चुके हैं। लेकिन आपको बता दें छात्रों, बेसिकली इंसुलिन की कमी से डायबिटीज मेलाइटस नामक रोग यानी मधुमेह रोग उत्पन्न होता है। तो दिए गए प्रश्न के अंदर जो होगा लो प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन है। छात्रों, इंसुलिन के इंजेक्शन भी लगाए जा सकते हैं, और इंसुलिन होते हुए काम नहीं करता तो दवाएं खानी पड़ती हैं। और अभी तक फिलहाल कोई ऐसा पेशेंट मिला हो आपको जिसने कहा हो कि ये बीमारी मैंने अपनी ठीक कर ली। छात्रों, जिस प्रकार आपने बताया थायराइड की समस्या ग्रसित हो जाता है, लोग जल्दी ठीक नहीं होते, उसी प्रकार छात्रों मधुमेह भी एक लॉन्ग टाइम चलने वाली डिजीज या बीमारी है। यहाँ पर्सन विद डायबिटीज है कंडीशन इन विच द क्वांटिटी ऑफ ग्लूकोज इन द ब्लड, ब्लड के अंदर आपके ग्लूकोज की जो मात्रा है वो बढ़ जाती है, जिसे समानता छात्रों हाइपरग्लाइसीमिया, और कम हो जाए तो हाइपोग्लाइसीमिया भी कहते हैं। एक लो शुगर वाला, एक हाई शुगर वाला। हाइपरग्लाइसीमिया, दिस इज बिकॉज द बॉडी इंटायर डज नॉट प्रोड्यूस एनफ इंसुलिन, प्रोड्यूसेस नो इंसुलिन or has cells that do not respond properly to insulin that pancreas produces। और इंसुलिन हार्मोन छात्रों कहाँ से निकलता है ये भी आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि स्पेशल टाइप्स की जो है हमारे आग्नेयाशय के अंदर कोशिकाएं सेल्स पाई जाती हैं, जहाँ से छात्रों ये रिलीज होता है, ये कम निकले या काम ना करे, दोनों तरह से। तो डायबिटीज़ भी आगे चलकर दो प्रकार के होते हैं। छात्रों, चौथा प्रश्न कहता है कि निमोनिया मानव शरीर के निम्नलिखित में से किस अंग को प्रभावित करता है? निमोनिया जनरली आप सब छात्रों अवगत रहे होंगे, जब कोविड-19 का प्रकोप आया पूरी दुनिया के अंदर काफ़ी ज़्यादा लोग जो है से समाप्त हो गए, खत्म हो गए। याद रखिएगा छात्रों, तो निमोनिया जैसे लक्षण कोविड के अंदर बताए गए थे। कोविड आपको याद होगा तो आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि इसके अंदर निमोनिया में शरीर का कौन सा अंग है जो प्रभावित होगा। पहला है वृक्क यानी किडनी, दूसरा है फेफड़े, लंग्स जिसको हम लोग फुफ्फुस भी कहते हैं, तीसरा छात्रों थ्रोट है, चौथा यहाँ पे यकृत लीवर है। तो छात्रों आपको बता दें निमोनिया जो शब्द होता है वो वायु से बना है, न्यूमैटिक से बना हुआ, इसके मतलब होता है वात। वात के माने छात्रों होता है एयर। ध्यान दीजिएगा, एयर जो होता है वो हमारे एक ही आर्गन से बॉडी के जो सबसे ज़्यादा यहाँ पे इसमें रोल करते हैं, उसका नाम है लंग्स या फेफड़े। छात्रों ध्यान दीजिएगा, लंग्स। तो क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन भी इसमें होता क्या है? फेफड़ों में सूजन आ जाती है, स्वेलिंग आ जाती है। ये वायरल भी हो सकता है, बैक्टीरियल भी हो सकता है। छात्रों, सांस लेने की जो क्षमता है वो घट जाती है, सफोकेशन फील हो सकता है, डिफिकल्टी इन ब्रीथ। यहाँ पे आपसे बता भी रहा है कि सांस लेने में आपको क्या होगा, समस्या होगी, सीने में दर्द होगा। बच्चों और बुजुर्गों को ज़्यादातर इससे बीमारी से ग्रसित पाया गया है। बच्चे ज़्यादातर छोटे, अगर उनको सही समय पे उपचार न मिले तो उनकी जान भी जा सकती है, यानी उनकी मृत्यु हो सकती है। 5वां क्वेश्चन बड़ा ही इंटरेस्टिंग है छात्रों, मेसोथेलियोमा इज ए टाइप ऑफ कैंसर। एक बात तय है कि भाई ये कैंसर है, कैंसर को हम लोग हिंदी में छात्रों कर्क रोग भी बोलते हैं, कर्क रोग, कैंसर, अर्बुद, कई सारे उसके नाम हैं, पर्यायवाची हैं। तो मेसोथेलियोमा, मीसोथेलियोमा, ये ध्यान दीजिएगा, एक स्ट्रक्चर का नाम, एक जगह का नाम है जहां पर कैंसर हो रहा है, जैसे ओरल कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, सर्विक्स कैंसर, सर्वाइकल कैंसर, ठीक है, लंग्स कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर, डिफरेंट टाइप के बॉडी में कैंसर होते हैं। तो उसी तरह से आपसे पूछना चाह रहा है, मेसोथेलियोमा इज अ टाइप ऑफ कैंसर, द मोस्ट कॉमन एरिया एफेक्टेड इन द लाइनिंग ऑफ, यानी अंदर उस ऑर्गन के अंदर एक पतली से परत होती है, लाइनिंग होती है, जहां पर ये कैंसर पैदा होता है। तो 4 ऑप्शन है, हृदय, मस्तिष्क, स्टमक और लंग्स। तो छात्रों आपको बता दें यहाँ पे जो फेफड़े होते हैं, मेसोथेलियोमा नाम का स्ट्रक्चर होता है, इनर लाइनिंग ऑफ लंग्स कह सकते हैं, फेफड़ों के अंदर, वहाँ पर जाके ये कैंसर बनता है। क्वेश्चन नंबर अगर हम बात करें छात्रों, तो ओरल कैंसर की तरह से ही छात्रों जितना ज़्यादा लोग ओरल कैंसर से, ठीक है, अपने ग्रसित हो रहे हैं, ज़्यादातर पुरुष हैं। और अगर बात करें तो दूसरे नंबर पे भी लंग्स कैंसर से भी काफ़ी ज़्यादा लोग अपनी जान को गंवा बैठ रहे हैं छात्रों, स्मोकिंग के कारण। क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन डी होगा, मेसोथेलियोमा इज द रेयर फॉर्म ऑफ कैंसर, ठीक है, दैट डेवलप्स इन द लाइनिंग ऑफ लंग्स, पीपल हु आर द एक्सपोज टू एस्बेस्टस। खास तौर से छात्रों ये भी जानना जरूरी है, एक बीमारी है जो हमने आपको बताया भी है, एस्बेस्टोसिस।
एस्बेस्टस जहाँ शीट बनती है वहाँ पर फैक्ट्री में जो वर्कर्स काम करते हैं इनको लंग्स कैंसर होता है, तो एस्बेस्टोसिस नाम की बीमारी होती है। हैव द हाईएस्ट रिस्क डेवलपिंग द डिजीज, देयर इज नो क्योर फॉर दिस डिजीज। यहाँ पर कोई खास क्योर यानी इलाज उपचार इसका मौजूद नहीं है। तो छात्रों ये जानलेवा रोग है और ये काफ़ी खतरनाक कैंसर है, लेकिन रेयर है क्योंकि एस्बेस्टोसिस नाम की बीमारी, एस्बेस्टस जो होता है शीट, वो फैक्ट्री में जो वर्कर होते हैं या जो एक्टिविटी करते हैं उन्हीं को बीमारी होती है। छठा प्रश्न कहता है किस प्रकार के रोग जनक के कारण जल जनित रोग ई कोलाई का संक्रमण होता है। कितना बढ़िया क्वेश्चन है, वाटर बॉर्न डिजीज ई कोलाई इन्फेक्शन। छात्रों देखिए कितना बढ़िया है, ई कोलाई। ई कोलाई क्या है, इस्चेरिया कोलाई इनका पूरा नाम है। कोलाई कोलान आंत आतड़ी से बना हुआ है, कोलाई ये क्या है, ये छात्रों कह रहा है कि प्रोटोजोआ है। ये एक परजीवी पैरासाइट से, ये ई कोलाई जीवाणु होता है या विषाणु होता है। तो छात्रों आपको बता दें कि ई कोलाई जो है ये एक बैक्टीरिया है जो हमारी आंतों के अंदर रहता है, यानी कि एनल ट्रैक में, गुदा द्वार से लेकर रैक्टम के पास में ये पाया जाता है। मल से होता हुआ अगर रास्ते से छात्रों कभी आपके यूरिनरी ट्रैक में चला जाए तो आपको एक बीमारी होती है जिसको हम कहते हैं यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। मूत्र संस्थान में रोग में जो है शोध आ जाए, सूजन आ जाती है। ई कोलाई काफ़ी खतरनाक हो सकता है छात्रों। इसी ई कोलाई के मदद से छात्रों जो है सीवेज का जो पानी आपके घर में आ जाता है, इससे जो अधिकारी होते हैं, कर्मचारी होते हैं नगर निगम वगैरह के, वो पता कर सकते हैं अगर आपके स्वच्छ जल में ई कोलाई आ रहा है, इसका मतलब है कि गंदा पानी आपके घरों तक प्रवेश कर रहा है। ई कोलाई शेरिया कोलाई इज द नेम ऑफ जर्म और बैक्टीरियम दैट लाइव्स इन द डाइजेस्टिव ट्रैक ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल्स। हमने आपसे बताया कि मनुष्य के अंदर, एनिमल्स के अंदर क्या है, हाथों में पाया जाता है। सम स्ट्रेन ऑफ ई कोलाई बैक्टीरिया कैन कॉजेज वाटर बॉर्न डिजीज। कह रहा है कि इस ई कोलाई की कुछ प्रजाति हैं जो कि वाटर बॉर्न डिजीज है, यानी जल जनित रोग को पैदा करने में मदद करती हैं, सच एज डायरिया, लूज मोशन वगैरह, एंड कॉजेज यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। छात्रों जिसकी हम बात कर रहे थे यूटीआई, कॉमन इन फीमेल एंड चाइल्ड, फीमेल चाइल्ड में याद रखिए, बच्चियों में और माताओं में, बहनों में, यानी फीमेल्स में, मोस्टली फीमेल के अंदर भी यूटीआई प्रॉब्लम कॉमन होती है छात्रों ड्यू टू ई कोलाई इन्फेक्शन। सही समय पर इलाज लेना जरूरी है, नहीं तो ये भी आगे चलकर आपको काफ़ी किडनी वगैरह में भी समस्या पैदा कर सकता है। आगे बढ़ते हैं छात्रों, सातवां प्रश्न कहता है कि विच टाइप ऑफ पैथोजेंस कॉजेज द वाटर बॉर्न डिजीज। ठीक है, जल जनित रोग, हेपेटाइटिस ए। हेपेटाइटिस ए छात्रों जानना जरूरी है पहले, फिर हमको याद रखिए। जब भी हमने पहला दिन, आपको याद होगा क्रैश कोर्स का पहला जो क्लास लिया था वो डिजीज वाला लिया था, इसीलिए क्योंकि डिजीज पर भी काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। और हमने आपसे ये बताया था कि ये जानना जरूरी कि वो कोई रोग का नाम, फिर रोग से प्रभावित होने वाला अंग और रोग को पैदा करने वाला कॉजेटिव एजेंट यानी कि पैथोजेंस का जानना बहुत ज़रूरी होता है। अब रोग का नाम आया तो आपको जानना है कि ये रोग कहाँ पे होता है, किसके कारण होता है। कहता है किस प्रकार का रोग जनक जल जनित रोग हेपेटाइटिस ए का कारण बनता है। हेपेटाइटिस छात्रों जो होता है वो लीवर से संबंधित है, लीवर में स्वेलिंग आ जाती है और हेपेटाइटिस के कई सारे प्रकार होते हैं। लेकिन छात्रों जानना ये ज़रूरी है कि हेपेटाइटिस जो है वो परजीवी के द्वारा होता है, विषाणु के द्वारा, जीवाणु के द्वारा या प्रोटोजोआ के द्वारा। तो आपको बता दें छात्रों हेपेटाइटिस इज ए वायरल डिजीज, क्योंकि हेपेटाइटिस जो होता है छात्रों, चाहे वो ए हो, बी हो, सी हो, डी हो, ई हो, एफ हो, जी, एच हो, कोई भी हो, कोई भी टाइप्स का हो, उस सभी जो है वायरल के द्वारा यानी विषाणु जनित रोग है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन यहाँ पे जो होगा बी बिल्कुल करेक्ट होगा छात्रों की ये विषाणु जनित रोग है। ठीक है, आगे छात्रों यहाँ पे कह रहा है, बाकी आपको पता है कि विषाणु जो हेपेटाइटिस है छात्रों उसमें कई प्रकार हो सकते हैं, ए बी सी डी ई प्रकार के, लेकिन जनरली ए बी सी जो है वो 3 प्रकार के जो हेपेटाइटिस हैं और ई भी है कहीं कहीं पर, ये सबसे ज़्यादा लोगों को ग्रसित करते हैं। जिसमें हेपेटाइटिस बी देखा जाए तो सबसे ज़्यादा खतरनाक जो हेपेटाइटिस बी होता है छात्रों, जिसमें बच पाना और बचा पाना दोनों मुश्किल है। आगे बढ़ते हैं छात्रों, 8वां प्रश्न कहता है एक ऐसी स्थिति है जिसमें रक्त में लाल कोशिकाएं या हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है। आपको बताना इन 4 ऑप्शंस में से वो कौन सा छात्रों व्यवधान है, समस्या है जहां पर देयर इज ए डिफिशियंसी ऑफ रेड ब्लड सेल, आरबीसी और हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है या आरबीसी जो है घट जाता है। तो छात्रों हीमोग्लोबिन जो होता है वो हमारी आरबीसी के ऊपर पाया जाता है। अगर आरबीसी भी घटेंगी तो हीमोग्लोबिन भी कम होगा। हीमोग्लोबिन एक वर्णक होता है जिसके कारण हमारा रक्त जो है लाल नजर आता है, ऑक्सीजन को लाना, CO2 को ले जाना उसका काम होता है। एल्बिनिज्म, एल्बिनिज्म आपको पता होगा छात्रों, एक देखा होगा कभी अंग्रेज जैसी अपीयरेंस हो जाती है,
फॉरेनर लगते हैं, फिरंगी लगते हैं देखने में, वो चमड़ी जो हमारी स्किन होती है वो भूरी हो जाती है, बाल भूरे, आंख भूरी, इसको एल्बिनिज्म बोलते हैं छात्रों, ये भी ठीक है। अगला है किलोइड डिसऑर्डर। किलोइड जो होता है छात्रों, कहीं कहीं पे आपने देखा है कि वो गांठ चर्बी जमा हो जाती है, हड्डी बढ़ जाती है, उसे किलोइड बोलते हैं। एनीमिया जो होता है छात्रों से अरक्तता या खून की कमी बोलते हैं। तो छात्रों यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन सी होगा एनीमिया। और एनीमिया के भी कई सारे प्रकार हैं, आपने पढ़ा ही होगा छात्रों, डिफरेंट टाइप के एनीमिया हैं। जब पैथोलॉजी वाले डॉक्टर्स रिपोर्ट निकालते हैं तो आपको बताते हैं कि ये मेगलोब्लास्टिक है, माइक्रोसाइटिक है, माइक्रोक्रोमिक है, हाइपोक्रोमिक है, किस प्रकार का एनीमिया, क्योंकि पर्नीशियस एनीमिया, ठीक है, मेगलोब्लास्टिक एनीमिया, डिफरेंट टाइप के जो है एनीमिया भी होते हैं, वो मेडिकल के काम है, आपका काम नहीं है। बस इतना जान लीजिए, अरक्तता के कमी होने के कई सारे कारण हो सकते हैं। अगला प्रश्न नंबर 9 कहता है कि कोई एक, इसमें से आपको बताना है कि कोई एक ऐसी दवा है जो आपके हृदय को अधिक धीमी गति से काम करती है, जिसका उपयोग उच्च रक्तचाप के इलाज में करते हैं। यानी कुल मिला के हाई ब्लड प्रेशर की दवा है, यानी आपकी हाई बीपी जब हो जाए, उच्च रक्तचाप हो जाए, तो उसके लिए हम लोग दवा देते हैं। पहला विकल्प कहता है कॉन्ट्रासेप्टिव। कॉन्ट्रासेप्टिव का मतलब होता है छात्रों जो है गर्भ निरोधक गोलियां, ठीक है। अगर आप पुरुष हैं तो आपको तो जरूरत पड़ेगी नहीं, ये सिर्फ स्त्रियों को काम करेगी, ये गड़बड़ हो जाएगा। अगला है छात्रों बीटा ब्लॉकर। बीटा ब्लॉकर होता है जैसे एनाप्रिल, ठीक है, एनवास, दवाएं आती हैं छात्रों, बहुत सारी दवाएं आती हैं जो कि बीटा ब्लॉकर बोलते हैं उनको। क्या फायदा है इनमें? बीटा ब्लॉकर वो दवाएं होती हैं जो बिना यूरिन के आउटपुट के, बिना मूत्र के आपको निकाले तरल पदार्थ के, आपकी हृदय के रक्तचाप को नियंत्रित करना, ये इसका काम है। अगर आप डायूरेटिक ले लेंगे दवाएं तो वो आपको मूत्र के द्वारा यानी पेशाब को शरीर से निकाल के आपके बीपी को कंट्रोल करेगी। तो बीटा ब्लॉकर यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। डिप्रेसेंट जो होता है छात्रों, जैसे मिल्जैप वगैरह आता है, ठीक है, ऐसे ट्राइका वगैरह, अल्पराजोलम दवाएं आती हैं जो आपके डिप्रेशन में काम करती हैं, तनाव को कम करती हैं अवसादक का। एनीमा जो होता है छात्रों, वो जब पॉटी वगैरह लोगों को नहीं हो पाती है तो पेट को साफ करने के लिए, यानी कि आपको कॉन्स्टिपेशन को हटाने के लिए छात्रों फिर डॉक्टर लोग एनीमा लगाते हैं, ठीक है। ये एनल ट्रैक से रास्ते से लगाया जाता है और पूरा रास्ता साफ हो जाता है, यानी कि अगर किसी को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है तो इसको, ठीक है, यहाँ पे एनीमा लगता है। तो दिए गए प्रश्न नंबर 9 के अंदर अगर हम देखें तो ऑप्शन बी यहाँ पे छात्रों क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट अगला 10वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा समूह अचालक है? छात्रों जब हमने विद्युत धारा का चैप्टर पढ़ाया था तो हमने आपसे बताया था चालक, कुचालक, अचालक और सुचालक, यहाँ 4 बातें हैं। अंग्रेजी में छात्रों हम लोग बोलते हैं इंसुलेटर। इंसुलेटर का मतलब होता है जो विद्युत धारा को अपने से पास होने न दे, ठीक है। एक होता है कंडक्टर जिसे कहते हैं चालक, एक होता है गुड कंडक्टर जिसे कहते हैं छात्रों, ठीक है, यहाँ पे सुचालक। एक होता है छात्रों बैड कंडक्टर जैसे एयर, उसे बोलते हैं, याद रखिएगा, ठीक है, कुचालक यानी खराब चालक। एक होता है छात्रों अचालक जिसे इंसुलेटर बोलते हैं। अचालक का मतलब बिल्कुल नहीं, अपने से लाइट को पास, करंट को पास होने देना ही नहीं है। तो कहता है कि इनमें से आपको बताना है कि वो कौन सा ग्रुप है, इनमें से कौन सा वर्ग है जो इंसुलेटर का एक अच्छा तरीके का उदाहरण हो सकता है। अब देखिए सिल्वर, कॉपर, गोल्ड छात्रों, ये तो बहुत अच्छे चालक हैं, सुचालक कह सकेंगे, ठीक है। पेपर करंट को कंडक्ट नहीं होने देता, ग्लास ये भी नहीं करने देता, कॉटन ये भी करने नहीं देता, ह्यूमन चला जाएगा इससे भी, वुड इससे नहीं जाएगा, आयरन इससे भी चला जाएगा, ग्लास, कॉपर, ठीक है छात्रों, ये भी सही नहीं है। तो दिए गए प्रश्न में देखें तो ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही है, यानी पेपर, ग्लास और कॉटन ये तीनों क्या है, इंसुलेटर हैं छात्रों, इससे विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होगा। यानी दिए गए प्रश्न नंबर 10 के अंदर ऑप्शन बी अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट होगा छात्रों। द रेस्ट ऑप्शन कंटेन 1 और मोर कंडक्टिंग मटेरियल्स। सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यानी हीट छात्रों, यहाँ पे कहेंगे अवेलेबल इन नेचर बट इज द कॉस्टली सो इट कैन नॉट बी यूज इन द इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, क्योंकि छात्रों महंगा है। चांदी पहन ले बहुत बड़ी बात है, लोग है कि नहीं, घरों के अंदर तार होगा, पता चले आप जो है छोटा भीम देख रहे हैं बैठ के, शक्तिमान देख रहे हैं, पता चला लाइट वहाँ से चली गई क्योंकि चोर जो है वो तार ही काट ले गए, है कि नहीं। आप लोग बैठे रहिएगा सीरियल देखने के लिए, ठीक, तो वहाँ तार ही ले पेट के, यहाँ एल्युमिनियम के तार तो बच नहीं रहे, कॉपर तो और महंगा एल्युमिनियम से, और चांदी के तार अगर घर में लगे होंगे तो कहाँ से बचेगा, है कि नहीं छात्रों। तो एल्युमिनियम के तार आप सुनते होंगे जो चलती लाइन काट ले जाते हैं लोग, तो यहाँ पे समस्या इसी की है कि कॉस्टली भी है और इसका इस्तेमाल कर पाना भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है।
11वां प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्रोटीन की कमी से होता है। गुड क्वेश्चन से, बहुत बढ़िया है। देखिए छात्रों, आपको बता दें, कुछ ऐसे रोग होते हैं जो विषाणु जनित होते हैं, कुछ ऐसे रोग होते हैं जो जीवाणु जनित होते हैं, कुछ जो है होते हैं, हमने आपसे बताया था प्रोटोजोआ द्वारा होते हैं, कुछ जीव जो होते हैं वो वर्म का मतलब कृमि के द्वारा होते हैं, कुछ छात्रों जो है ऐसे होते हैं जो समान प्रकार के तत्वों से होते हैं, जैसे मिनीमाटा, इटाई आपने सुना होगा, प्लम्बोसिस का नाम सुना होगा, बिसिनोसिस का नाम सुना होगा, एस्बेस्टोसिस का नाम सुना होगा छात्रों, ठीक है। जैसे आपने ब्लू बेबी बबल सिंड्रोम का नाम सुना होगा, इस तरह से। तो ये बीमारियां, और कुछ बीमारियां ऐसी छात्रों जो कमी से होती हैं, लाइक विटामिन की कमी से, हार्मोन्स की कमी से, ठीक है, प्रोटीन की कमी से, मिनरल की कमी से। तो यहाँ पे छात्रों आपसे कह रहा है कि इनमें से कौन सी एक बीमारी है जो कि प्रोटीन की सामान्यता कमी से हो रही है। पहला ऑप्शन है आर्थराइटिस, ठीक है, आपको पता है ज्वाइंट्स पेन होना। क्वाशरकोर, ये बेसिकली बच्चों की बीमारी है छात्रों, जो कि खास तौर से अगर देखा जाए तो प्रोटीन की कमी से होती है। तीसरा है ग्वाइटर, जिसे घोंघा बोलते हैं, ये हम लोगों को आयोडीन की कमी से। नाइट ब्लाइंडनेस जो होती है छात्रों, वो रतौंधी है, जो कि विटामिन ए की कमी से। तो दिए गए प्रश्न के अंदर अगर देखें तो क्वाशरकोर ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ प्रोटीन छात्रों, ये क्योंकि माल न्यूट्रिशन है, कुपोषण का एक बीमारी है, कुपोषण के तहत ये बीमारी होती है। बच्चे को अगर प्रोटीन नहीं मिलेगा, शरीर कमजोर होगा, दुर्बल होगा देखने में छात्रों, लेकिन शरीर उसका फूला हुआ होगा, ठीक है। दुर्बलता का मतलब होगा वीकनेस। 12वां प्रश्न कहता है कि आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है। आयरन जिसे छात्रों हम लोग लोह कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे विच डिजीज इज कॉज ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ आयरन। अब छात्रों आप सोच रहे होंगे कि ये तो बड़े सरल क्वेश्चन है छात्रों, यही क्वेश्चन लोग गलत करके आते हैं। इन क्वेश्चंस को भी लोग समझ नहीं पाते, क्योंकि जब बहुत सरल क्वेश्चन आ जाता है तो खतरा और बढ़ जाता है गलती का, क्योंकि कई बार वहां पे नॉट लगा रहता है, लोग गड़बड़ कर देते हैं। नॉट नहीं देखिए, क्योंकि रटा है, रटना नहीं, जिंदगी में छात्रों समझना है। कभी कभी प्रश्न में नॉट लगा देता है, यानी इनमें से कौन नहीं है, और हम लोग तुरंत लगा दिए, फटाक से लगा दिए, है ना। तो जल्दी कभी नहीं करना। यहाँ लिखा है विच डिजीज इज कॉज ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ आयरन, बेरी टेटनी, क्वाशरकोर, एनीमिया। बिल्कुल सरल सवाल है। बेरी विटामिन B1 की कमी से। टेटनी जो होता है हमने आपसे बताया छात्रों की, टेटनी लॉक जॉ, जिसे हम टेटनस भी कह सकते हैं, कैल्शियम की वजह से और खासतौर से बैक्टीरिया क्लोस्ट्रिडियम टेटनी की वजह से। क्वाशरकोर अभी पढ़ा है आप लोगों ने, जो प्रोटीन की कमी से। एनीमिया अरक्तता है छात्रों, इसमें हीमोग्लोबिन की कमी होती है, और हीमोग्लोबिन के अंदर बाइंडिंग प्रोटीन और साथ में एक आपको धातु है जिसका नाम है आयरन। आयरन पाया जाता है हीमोग्लोबिन के अंदर, हीमोग्लोबिन पाया जाता है आरबीसी पर, आरबीसी पाया जाता है ब्लड के अंदर छात्रों, ब्लड पाया जाता है शरीर के अंदर। क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन डी देखिए छात्रों, तो यहाँ पे क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट वन, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 13वां प्रश्न देखते हैं। कार्सिनोजेनिक, ठीक है, यहाँ पे कार्सिनोजेनिक केमिकल्स कॉजेज। अब देखिए यहाँ पे बड़ा बढ़िया 3 बातें हैं। कार्सिनोजेनिक केमिकल कॉजेज, ठीक है, यहाँ आप देख लीजिएगा। सबसे पहली चीज तो छात्रों कार्सिनोजेनिक क्या है, तो कार्सिनोजेनिक जो टर्म बना है, जैसे वायरस से बना वायरल, बैक्टीरिया से बना बैक्टीरियल, ठीक है छात्रों, उसी तरह से छात्रों कार्सिनोजेनिक जो शब्द बना है वो कार्सिनोजेन से बना है। जेन का मतलब कारक, कार्सिनो का मतलब होता है कैंसर। कैंसर को पैदा करने वाले जो कारक होते हैं छात्रों, उन कारणों को, उन कॉजेटिव एजेंट्स को, उन्हें छात्रों हम कार्सिनोजेनिक, ठीक, और आगे केमिकल्स लगा है छात्रों, कोई भी हो सकता है। जैसे आप जो आजकल कुल्लर छोड़ के हम लोग जो है डिस्पोजल जो प्लास्टिक के आते हैं उसमें खूब चाय पी रहे हैं। सुनने में भी आया है कि ये आपको प्लास्टिक जो है चाय में जो पीते हैं तो ये कैंसर को पैदा कर सकती है ना, बहुत सारे व्यवधान पैदा कर सकती है हमारे शरीर में। सिगरेट पी रहे हैं छात्रों, उसके अंदर तंबाकू है, सिगरेट के साथ धुआं भी निकलता है, उसके साथ कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ साथ बेंजीन भी आता है, C6H6, वो भी कार्सिनोजेनिक है छात्रों। कॉस्मेटिक यूज कर रहे हैं, उसमें भी जो है बहुत सारा, ठीक है, रंजक होते हैं जो कि आपके लिए क्या हो सकते हैं, कैंसर पैदा कर सकते हैं। तो बीमारी कौन सी होगी, सीधा सा हृदय रोग, डायबिटीज, कैंसर और अस्थमा। तो छात्रों यहाँ पे होगा कैंसर, और कैंसर कोई अकेला तो एक बीमारी है नहीं छात्रों, बॉडी में कैंसर कहीं भी हो सकता है, कितने प्रकार के कैंसर हो सकता है। तो छात्रों यहाँ जानना जरूरी, इसलिए हमने आपसे कहा जो भी पढ़ो सॉलिड पढ़ो, समझ के पढ़ो, अगर सफलता हासिल करनी है तो। क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन सी, हर जगह ट्रिकी दिमाग लगाना सही नहीं है, क्योंकि अब जो यूपीएससी का जो ट्रेंड है छात्रों, वो स्टेट पीसीएस के अंदर आपको दिखाई देने लगा है। जो क्वेश्चंस का जो आपने पैटर्न देखा है, जरूर मानते हैं हमारे क्वेश्चन उस तरह के नहीं, लेकिन छात्रों जो जनरल साइंस है वो बहुत ही सिंपल आती है अभी फिलहाल के लिए।
क्योंकि आपके लिए जो क्वेश्चन, अगर आपने गहराई से इस तरह से क्वेश्चन को समझ लिया है तो जो फिर एमसीक्यू फॉर्म में जो आपके क्वेश्चंस आएंगे यूपीएससी फॉर्मेट में, आप आसानी से तर्क वितर्क वहां पे जवाब दे सकते हैं। अगर आपने डिटेल में नहीं पढ़ा तो आप इसी तरह के क्वेश्चन में फंस जाएंगे छात्रों, तो इसलिए अवगत रहिए। अगला क्वेश्चन फिजिक्स से रिलेटेड है। 5 किलोग्राम द्रव्यमान, चलिए हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे, एम की वैल्यू जो दे रहा है वो 5 kg दे रहा है, ठीक है। और 7 मीटर प्रति स्क्वायर के त्वरण वाले पिंड पर कितना बल लगाया जाए। भाई चलो ए दे देते हैं, यहाँ पे दे रहा है 7, ठीक है छात्रों, यहाँ पे 7 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर आपको फाइंड करना है, बल निकालना है। तो फार्मूला क्या है, F बराबर ma है छात्रों। अब बिल्कुल सस्ता सरल सवाल है छात्रों ये, तो आपका उत्तर हो जाएगा 7 × 5 = 35, 7 × 5 = 35। n क्या है यहाँ पे, न्यूटन है, न्यूटन किसका, बल का मात्रा के छात्रों। तो बहुत देखा जाए तो सस्ता सरल सवाल है, लेकिन छात्रों बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जो आर्ट साइड से है, कॉमर्स से है, उन्होंने फार्मूला भी नहीं पढ़ा है। तो यहाँ पे F बराबर ma जो है न्यूटन का जो लॉ है आपने पढ़ा होगा, उसी से आधारित यहाँ पर है बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण। F बराबर ma, चाहे बल दे देगा, द्रव्यमान देगा तो त्वरण पूछेगा, त्वरण दे देगा, बल दे देगा तो आपसे द्रव्यमान पूछ सकता है, कुछ भी कर सकता है। तो 2 वैल्यू दे दिया तो सीधा 7 × 5 = 35, ये फार्मूला F बराबर ma में दिए गए क्वेश्चंस के अंदर उत्तर जो होगा वो आपका 35 न्यूटन का बल लगेगा, ठीक है छात्रों। 15वां सवाल है, एंजाइम जो दूध को दही में जमा देता है, दूध को दही में, अब जमा देने का मतलब दूध को फाड़ देना छात्रों, खत्म कर देना, खराब कर देना। दूध जैसे फटता है, आपने देखा होगा ना, कई बार घर में रख दिए, गर्मियों में अक्सर दूध बिल्कुल थोड़े समय के लिए भी नहीं बच पाता है, और कई बार दूध वाले जो है छात्रों एसिड डालते हैं, एसिड डाल के दूध को फाड़ा जाता है ना, थोड़ा सा दूध दही का पानी डाल दिए, फट गया। ऐसा क्यों, एंजाइम पूछ रहा छात्रों, विच कोगुलेट द मिल्क इनटू कर्ड। कोगुलेट का मतलब होता है जमा देना। रेनिन, पेप्सिन, रेजिन और साइट्रेट छात्रों। तो जो 3 है छात्रों ये अनुपयुक्त उत्तर है। रेनिन एक ऐसा एंजाइम है जो कि हमारे आमाशय में पाया जाता है, खास तौर से छात्रों इसकी उपलब्धता जो है वो छोटे नवजात शिशुओं में होती है, क्योंकि नवजात शिशु जो होता है वो मटर पनीर, चाउमीन, चिल्ली पनीर, मंचूरियन तो नहीं खाएगा, वो दूध पीता है माँ से, ठीक है। वो 6 माह तक तो बिल्कुल ही, डॉक्टर अब तो कहते हैं कि भाई जल्दी उसको 7-8 महीने के बाद उसको घरेलू सामान घर का खिलाना शुरू करिए, जूस वूस। लेकिन जो बच्चा 6 माह का है, जो भी पैदा हुआ है, वो दूध के अलावा कोई चीज़ नहीं खा पी सकता है छात्रों, दरिया उरिया तो बात की बात है। तो दूध जो होता है छात्रों, दूध को पचाने के लिए उसके लिए एंजाइम की उपलब्धता होती है, तो दूध को दही में परिवर्तित करता है, फिर कैसिनेट, पैराकिसिनेट में तोड़ दिया जाता है, फिर आगे प्रोटीन में बनता है जो बॉडी के अंदर शरीर में उसके पहुंच जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन ये बिल्कुल सही होगा। पेप्सिन भी एक एंजाइम है जो कि प्रोटीन के पाचन में काम करता है, आमाशय में निकलता है। रेजिन छात्रों गोंद को बोलते हैं। साइट्रेट जो होता है वो आपको पता है, जैसे इलेक्ट्रॉल वगैरह आपने पिया होगा उसमें साइट्रेट रहता है, साइट्रिक एसिड खट्टे पदार्थों के अंदर ये आपको आसानी से मिल जाएगा। 16वां प्रश्न कहता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ जेल। इनमें से कह रहा है आपसे कि कौन सा एक उदाहरण है छात्रों जो जेल का। अब जैसे आपने फॉर्म सुना होगा, जीलेट का फॉर्म आता है शेविंग वाला, फॉर्म, सॉल, जेल, इमल्सन, पायस, ठीक है छात्रों, सस्पेंशन, इस तरह के छात्रों ये तरल पदार्थों के ये क्या है, एक संयोजन से बनते हैं, यानी मिक्सचर से बनते हैं छात्रों। उसमें पर्याप्त माध्यम की भी आवश्यकता पड़ती है, जिसमें जैसे आपने सॉलिड को लिक्विड मिलाया, लिक्विड को गैस में मिलाया, गैस को गैस में मिलाया, गैस को लिक्विड मिलाया, ठीक है। अलग अलग चीज़ों को मिलाने से छात्रों ये बनते हैं। दूध जैसे आपसे पूछेगा क्या है, किस तरह का विलियन है, घी किस तरह का है, मक्खन किस तरह का है। तो चीज़ यहाँ पे पनीर है, दूसरा दूध है, फेशियल क्रीम है, क्रीम जो होता है छात्रों आपको पता ही है, और नन ऑफ दीज। तो जो जेल का अगर हम उदाहरण बात करें छात्रों, चीज़ जो होता है, पनीर जो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, जो कि जेल है। चीज़ एन एग्जाम्पल ऑफ जेल, जेलेटिन जो कैप्सूल के ऊपर कवच, एंड जेली आर एग्जाम्पल ऑफ जेल, ठीक है छात्रों। जो जेल होता है ये सब क्या है, जेल है। आपने देखा है जेल आता है, सेट वेट वगैरह सिर विर में आप लोग लगाए होंगे स्मार्ट बनने के लिए छात्रों, जेल आता है। आज भी लोग है ना शेविंग में जेल लगाते हैं, और नहाने धोने के बाद भी लोग बहुत ज़्यादा आपने देखा है सौंदर्यीकरण पे, सुंदरीकरण पे अपने पैसा खर्च करते हैं, बड़ा मेंटेन रखते हैं अपने आप को, अच्छी बात है छात्रों, ठीक है। हाँ, पैसा है तो सब कुछ है छात्रों, है कि नहीं, मेंटेन रहना भी बहुत ज़रूरी, लेकिन अपने असल मुद्दे से हमें नहीं भटकना है। क्योंकि अगला प्रश्न जो है वो 17 नंबर का कहता है कि बिल्कुल 0 डिग्री सेल्सियस पर रखे, 0 डिग्री पर रखे हुए बर्फ और पानी के कटोरे में क्या परिवर्तन होगा। अब बड़ा अजीब सा सवाल है कि 0 डिग्री पर पानी भी है और 0 डिग्री पे बर्फ भी है। हाँ बिल्कुल सही है, क्यों, क्योंकि 0 डिग्री पर पानी जमना शुरू भी होता है और जम भी जाता है।
100 डिग्री पर पानी उबलना शुरू भी होता है और उबल भी रहा होता है। तो ये वो ताप होते हैं छात्रों, इसे हम बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। तो अब क्या कह रहा है कि कटोरे में भाई बर्फ भी रखी और पानी भी रखा हुआ है 0 डिग्री। तो आखिर कहता है कि भाई में क्या परिवर्तन होगा, सभी बर्फ पिघल जाएगी, सारा पानी बर्फ बन जाएगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा, केवल कुछ बर्फ पिघलेगी। तो छात्रों जब ट्रांसफॉर्म ऑफ हीट नहीं होगा, यानी ऊष्मा का स्थानांतरण नहीं होगा, तो अवस्था परिवर्तन नहीं होगा। यानी एक स्थान से दूसरे स्थान, अधिक से निम्न की ओर, अधिक ताप से कम ताप की ओर, कम ताप से अधिक ताप की ओर, आपने पढ़ा होगा डिफरेंट टाइप का। तो ऊष्मा का परिवर्तन तभी हो पाएगा जब टेम्परेचर डिफरेंस हो। यहाँ दोनों 0 डिग्री पर है, इसलिए क्या होगा, इस पर कोई खास परिवर्तन नहीं होगा। तो उसका उत्तर होना चाहिए क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन सी। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन सी होगा, नो चेंज विल हैपन। तो ऑप्शन सही है, बिल्कुल ऑप्शन सी है। 18वां प्रश्न बड़ा ही अच्छा है छात्रों, फिजिक्स का सवाल है, प्रकाश प्रकीर्ण किस में होता है। देखिए आपने प्रकाश का प्रकीर्ण तो खूब पढ़ा है, प्रकाश का प्रकीर्ण पढ़ा होगा आपने कि भाई क्यों होता है। हमने पढ़ा होगा छात्रों कि आकाश का रंग जो नीला दिखाई पड़ता है ना, जो हमें रोशनी दिखाई पड़ रही है इर्द गिर्द दिन के अंदर, रात छोड़ दीजिए दिन में, तो छात्रों ये पृथ्वी पर ही हो रहा है और कहीं नहीं हो रहा है। अभी आप चंद्रमा पर चले जाएंगे, वहां अंधेरा रहेगा, दिन में भी अंधेरा, सूर्य तो दिखेगा लेकिन अंधेरा रहेगा। कारण क्या है छात्रों, यही घटना। तो प्रकाश का प्रकीर्ण एक ऐसी घटना है, जब आप प्रकाश वाला चैप्टर पढ़ेंगे आप जाके, तब आपको उसे समझ में आएंगे। प्रकाश एक प्रकार प्रकीर्ण एक ऐसी घटना है जिसके कारण आकाश का रंग नीला दिखाई पड़ता है। लेकिन छात्रों यहाँ पे सवाल ये है कि किस प्रकार के विलियन में ये घटना घटती हुई नजर आ जाएगी, क्योंकि वैज्ञानिक हैं, उन्होंने इस पर रिसर्च किया, उन्होंने बताया कि भाई ये किस प्रकार के विलियन में घटित होगी। पहला है कोलाइडल, दूसरा है छात्रों एसिडिक, क्षारीय, अम्लीय और इलेक्ट्रोलाइटिक विलियन में किस प्रकार के लिए। तो छात्रों आपको बता दें छात्रों, यहाँ पे सबसे बड़ा ये है कि जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट है वो आपको कोलाइडल विलियन जो होगा, जैसे दूध है, कोलाइडल विलियन के अंदर आपका मिल्क, जैसे आपका ब्लड है, इस तरह के विलियन के अंदर इस घटना को आप आसानी से देख सकते हैं। क्योंकि स्कैटर का मतलब होता है छितरा जाना, फैल जाना। जब किसी द्रव के अंदर बड़े बड़े पार्टिकल या छोटे बड़े पार्टिकल्स पाए जाएं। इसके अंदर छात्रों क्वेश्चन नंबर 18 में याद रखिएगा, टिंडल प्रभाव याद रखिएगा। टिंडल प्रभाव, भौतिक विज्ञान में वैज्ञानिक तुमका नाम था टिंडल साहब ने इसको बताया था। इसके अंदर इन ए कोलाइडल सॉल्यूशन साइज ऑफ पार्टिकल लाइज बिटवीन 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर, दिस पार्टिकल कॉजेज स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट कैन बी ऑब्जर्व बाय द अल्ट्रा माइक्रोस्कोप नाउन एज द टिंडल इफेक्ट। नीचे देखिए टिंडल साहब आ गए यहाँ, ठीक है, हाँ टिंडल प्रभाव है। इन्होंने कहा माइक्रोस्कोप से आप देखेंगे तो आपके अंदर पता चलेगा, द्रव में जब कोई लाइट मारी जाएगी, विलियन होगा कोलाइडल, तो आपको इस तरह की स्कैटरिंग नजर आएगी, जिस प्रकार से पृथ्वी पर हम लोगों को ये घटना घटती है, जिससे आकाश का रंग नीला दिखाई पड़ता है। इसी आगे बढ़ते हुए अगला प्रश्न देखते हैं, 19 नंबर पे कहता है कि मडी वाटर इज ट्रीटेड विद द एलम इन प्यूरिफिकेशन प्रोसेस। यानी कह रहा है आपसे कि भाई शुद्धिकरण की प्रक्रिया में गंदे पानी को फिटकरी से उपचारित किया जाता है। आपने सुना होगा फिटकरी, जिसे हम लोग एलम बोलते हैं, पोटाश एलम भी कह सकते हैं, K2SO4 Al2SO4 0.24 H2O। फार्मूला आपको याद होगा फिटकरी का, बचपन में बहुत मार खाए होंगे फिटकरी फार्मूले के लिए, लंबा सा फार्मूला है, लेकिन फिटकरी के बाद दैनिक उपयोग भी है, जल के शुद्धिकरण में भी है छात्रों। और रुधिर कहीं पर बह रहा हो, यानी आपने शेविंग वेविंग करी होगी तो मिश्री नहीं छात्रों, फिटकरी लगाया होगा दाढ़ी उड़ी पे ब्लीडिंग को रोकने के लिए। तो यहाँ पे कह रहा है वो कौन सी घटना है जो ये प्रदर्शित करता है। तो क्वेश्चन नंबर 19 में छात्रों अगर हम बात करें, जमावट या इसको कहते हैं थक्का जमाना है, स्कंदन करना। तो यहाँ पे कॉगुलेशन एक प्रोसेस होता है जिसके कारण छात्रों ये शुद्धिकरण करता है जल का, और इसके कारण छात्रों ये हमारे शरीर में ब्लड निकलने पर, इसको लगाने पर ये बंद हो जाता है। इसी को छात्रों हम लोग बोलते हैं सेडिमेंटेशन व्हेन गेट क्लीन। ठीक है, सेडिमेंटेशन का मतलब होता है स्थिर हो जाना, जम जाना। 20वां प्रश्न कहता है कि ध्वनि का वेग सर्वाधिक होगा। अब छात्रों कभी भी जल्दबाजी मत करिएगा, यहाँ पे साउंड भी है और लाइट भी आ सकता था, दोनों प्रश्न आ सकते थे, साउंड भी और लाइट भी। लाइट की स्पीड भी आपसे पूछ सकता था कि इनमें से किस मीडियम में सबसे तेज होगी। आपसे ध्वनि पूछ रहा है, तो इसलिए दिमाग में रखिएगा कि लाइट जो है वो रेज है, ठीक है, वेव्स भी है लेकिन रेज में रखिएगा आप, ठीक है, क्योंकि वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, चुंबकीय तरंग है छात्रों वो, ठीक है, क्योंकि उसको कोई मीडियम की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन ध्वनि तरंगे हमेशा माध्यम में चलती हैं, यानी कि साउंड वेव्स ट्रेवल ऑलवेज इन मीडियम्स लाइक सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, नॉट ट्रेवल इन वैक्यूम, निर्वात। को क्या कह रहा है कि जो हाईएस्ट का मतलब है कि ध्वनि की चाल सबसे ज्यादा किस माध्यम में होगी, तो निर्वात में तो कतई नहीं होगी, यानी ऑप्शन डी तो हो ही नहीं सकता। बचा आपके पास मेटल, एयर और वाटर। अब ये चेक करिए इनमें से सबसे ज्यादा घनत्व किसके अंदर, डेंसिटी,
घनत्व, तो छात्रों पता क्या चला, धातुओं के अंदर सबसे ज़्यादा ध्वनि की चाल पाई जाएगी। अगर यहाँ पे उत्तर स्टील हो जाता तो और ही अच्छी बात थी, लेकिन क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन ए यहाँ पे छात्रों करेक्ट होगा, मेटल। और अगर कहा जाए किसमें चलेगी ही नहीं तो वैक्यूम में, निर्वात में बिल्कुल नहीं चलेगी। 21वां प्रश्न कहता है कि हर्ट्ज जो है SI इकाई है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यूनिट है किसकी, हर्ट्ज, क्योंकि एक साइंटिस्ट का नाम है। वेट मतलब भार, पावर शक्ति, प्रेशर छात्रों यहाँ पे अगर हम बात करें, ठीक है, और फ्रीक्वेंसी जिसको हम कहते हैं आवृत्ति। तो छात्रों आपने खूब देखा होगा यह प्रश्न बहुत ज़्यादा एग्जामों में पूछा जाता है कि आवृत्ति का जो मात्रक होता है, फ्रीक्वेंसी का जो मात्रक होता है छात्रों, उसे हम HZ भी लिखते हैं, HERTZ भी लिखते हैं, हर्ट्स भी लिखते हैं और हर्ट्स भी लिख देते हैं, HRT भी। ये फ्रीक्वेंसी का मात्रक है, यानी प्रति सेकंड जो दोलन या कंपन होते हैं उसे हम छात्रों आवृत्ति कहते हैं, और आवृत्ति का मात्रक क्या होगा, हर्ट्स होगा। 22वां प्रश्न थोड़ा सा आपका न्यूमेरिकल टाइप का है, यानी कलम चलाने का जिसे हम कह सकते हैं, बहुत कठिन नहीं है, जो दिया हो उसको लिख लीजिए। इफ द फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी इज 10 न्यूटन, कह रहा है कि किसी वस्तु पे लगने वाला जो बल है वो 10 न्यूटन है, एंड द एक्सेलरेशंस 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यहाँ पे जो ए दे रहा है वो 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दे रहा है। तो क्या गायब है छात्रों, यहाँ से यम ना कहिएगा, एम गायब है, एम का मतलब मास गायब है, और वही पूछ रहा है। फार्मूला F बराबर ma, तो क्या होगा, m बराबर F/a, तो यहाँ हो जाएगा 10 बटे, यहाँ हो जाएगा 4, काट दीजिए 2.5, क्या आना चाहिए kg, ये देखिए 2.5 kg आ गया। उम्मीद है कि ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट होगा, यानी 2.5 kg। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे हम लोग, ये देखिए 2.5 kg, बिल्कुल F बराबर ma। इससे सरल सवाल कोई मिलेगा नहीं आपको पूरी फिजिक्स में। अगला सवाल है 23वां, कार के साइड मिरर, बहुतों के यहाँ कार है ना, अब तो आम बात होगी छात्रों, है कि नहीं, आप जाइए लाख रुपए जमा करिए, कार आपको मिल जाएगी, फट से आइए अपना खड़े कर दीजिए आराम से। 5 साल हो जाता है, 5000 किलोमीटर भी कार नहीं चल रही, लेकिन है उम्मीद, आदमी कहता है कि इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी हमको जरूरत पड़ेगी। ठीक है छात्रों, बढ़िया और बड़ी खुशी की बात है, होना भी चाहिए, सबके पास अपने साधन है और इंसान खरीद भी सकता है, हम उसकी बात नहीं। लेकिन छात्रों जो कार खरीद तो लेंगे लेकिन चलाना भी नहीं आता। ठीक, चलाने का मतलब ये सेंस नहीं कि आप उठाए बस गियर लगाए चल दिए, आपको RPM नहीं मालूम इसके अंदर क्या है, स्पीडोमीटर के बारे में आप नहीं जानते छात्रों, ठीक है, गियर के बारे में आपको समझ नहीं है, एक्सीलरेटर क्लच के बारे में आपको नहीं पता, साइड मिरर वेयर व्यू वाला आपको नहीं पता छात्रों, ठीक है, आप कुछ नहीं जानते, बस उठाए लाओ भाई लाओ चला लिए। देखिए छात्रों जानना जरूरी है, जो साइड मिरर्स होते हैं, ठीक है, आपने देखा है दाईं तरफ बाईं तरफ, ऐसे नहीं कि बंद करके चलाइए आप कॉलोनी के अंदर, आप खोल के चलाइए, लोग अक्सर बंद कर देते हैं। तो चालक के पास एक दर्पण लगा रहता है ऊपर में, तो सवाल ये भी हो सकता है कि गाड़ी चालक के पास जो दर्पण लगा रहता है वो कौन सा मिरर होता है, या साइड मिरर आपके बाइक वगैरह में वैसे तो लोग रखते नहीं, आजकल निकाल के फेंक देते हैं, ठीक है, वो कौन सा मिरर होता है। तो कार में भी हो सकता है, बाइक में, जो बिहाइंड पीछे की चीज़ों को अवगत कराता है, आपको अवेयर कराता है। कॉन्वेक्स उत्तल, कॉनकेव अवतल, प्लेन समतल, और इन्वर्टेड का मतलब उल्टा कोई मतलब है नहीं ना, यानी उत्तल या अवतल। तो छात्रों आपको बता दें, उत्तल लेंस का उपयोग होता है साइड मिरर इन कार्स एंड बाइक्स में। यह उत्तल मिरर है, लेंस नहीं है। उत्तल में जो है दर्पण जो हमारा होगा उस पर लिखा भी रहता, हमने आपको पढ़ाया भी है, जाके आप क्लास कर लीजिएगा पूरी, इसलिए हम आपसे कहते हैं, ठीक, ऑब्जेक्ट इन द मिरर आर क्लोजन देन दे अपीयर, जितना आप देख रहे हो उससे कहीं ज़्यादा चीज़ें आपसे करीब हैं, किस लिए कि आप साइड लगा लो, ठीक है, यू टर्न मारते समय देख लो और इसका फॉलो करते रहो। नियम फॉलो नहीं करेंगे तो फिर आपको पता है कि 4 लोग कंधे पे ले जाके पहुंचा जाएंगे सही समय पे। 23 का ऑप्शन क्या होगा छात्रों, यहाँ पे कॉन्वेक्स। 24वां प्रश्न कह रहा है कि प्रकाश वर्ष इकाई है। गुड क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई। प्रकाश वर्ष क्या है, कई जगहों पर आता है कि ऐसा साल जिसमें खूब सारा प्रकाश हो, बाकी साल में अंधेरा ही अंधेरा, नहीं, यहाँ पे कह रहा है कि लेंथ लंबाई का है, दूसरा छात्रों लाइट प्रकाश का है, तीसरा कह रहा है कि गति का है, और चौथा कह रहा है इनमें से कोई नहीं, ये भी हो सकता है। देखिए छात्रों, प्रकाश वर्ष जो है वो प्रकाश द्वारा तय की गई एक वर्ष में कुल दूरी को या लंबाई को हम एक प्रकाश वर्ष कहते हैं छात्रों। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट इन 1 ईयर इज कॉल्ड लाइट ईयर। छात्रों कौन तय करता है, लाइट, इसलिए इसका नाम पड़ गया लाइट ईयर। तो छात्रों देखा जाए तो दूरी या लंबाई का मात्रक है, ठीक है। दूरी भी कौन सी छात्रों, खगोलीय दूरी,
एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस। क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन है यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट होगा। 25वां प्रश्न बड़ा ही दिलचस्प, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। ये कहता है कि व्हाट इज द साइज ऑफ इलेक्ट्रॉन एज ए कंपेयर टू प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो आपको पता है छात्रों, हर एक तत्व के अंदर 3 मूल कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन कहाँ, केंद्र में रहते हैं, नाभिक के अंदर। इलेक्ट्रॉन चक्कर मार रहा है, तो कह रहा है इलेक्ट्रॉन का साइज पूछा जा रहा है विथ कंपेरिजन टू प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के संदर्भ में। जो नाभिक में पाए जाते हैं इनको हम लोग न्यूट्रॉन्स बिल्कुल बोलते हैं, इनको नाभिका न्यूक्लियन भी बोला जाता है। तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन के साइज के कंपेरिजन में इलेक्ट्रॉन का साइज यहाँ पे क्या होगा, 1/355 गुना 1/1236, 1/1836, 1/1923। तो छात्रों आपको बता दें कि 1/1836 यानी बहुत कम होगा छात्रों। इलेक्ट्रॉन सबसे छोटा वाला भाई समझ लीजिए, और न्यूट्रॉन को भारी भरकम समझिए। न्यूट्रॉन के बाद मंझले वाले जो हैं, सेकंड नंबर पर प्रोटॉन हैं जो कि बड़काऊ के साथ रहते हैं, और सबसे छोटे वाले जो हैं जो चक्कर लगाते हैं वो 1/1836 गुना कम है, किससे, विद कंपेरिजन टू प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। दिए गए प्रश्न के अंदर उत्तर आपका ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट होगा। 26वां प्रश्न जो आपका प्रश्न है तो बड़ा देखने में ऐसा कि बहुत खतरनाक, लेकिन है नहीं। प्रोटॉन वाहक है, यानी जो प्रोटॉन होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इनके ऊपर आवेश पूछ रहा कि भाई किस प्रकार का आवेश होता है। अब 3 ही तरह के आवेश हो सकते हैं, या तो धनात्मक, पॉजिटिव, या ऋणात्मक, नेगेटिव, और या तो न्यूट्रल जिसको हम कहते हैं उदासीन छात्रों। ठीक है, तो अब यहाँ पे 3 हो गए। पहला कह रहा है कि प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, प्लस चार्ज, माइनस चार्ज। ठीक है, मान लो ये प्लस है, ये माइनस है, ठीक है, ये वेरिएबल है, और ये क्या है, शून्य है। तो आप छात्रों कह सकते हैं कि भाई प्रोटॉन जो होता है वो पॉजिटिव चार्ज अपने अंदर रखता है, प्लस साइन होता है, तो ऑप्शन ए क्या होगा यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट होगा। लेकिन कितना होता है, प्लस 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम के बराबर होता है। ठीक है छात्रों, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, प्रोटॉन पर प्लस है, और आगे न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन पर आगे हम चर्चा करेंगे इससे अच्छा, क्योंकि अगला सवाल भी आ गया। इलेक्ट्रॉन वाहक है, अब प्रोटॉन तो आपको पता चल गया प्लस में है, लेकिन छात्रों जो न्यूट्रॉन होते, इलेक्ट्रॉन होते हैं, उन पे चार्ज जो होगा वो निगेटिव होगा, लेकिन उतना ही होगा जितना कि उस पर था। बस इतना ध्यान दीजिएगा कि यहाँ माइनस होगा इलेक्ट्रॉन पर, वहाँ प्लस होगा। सेम 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम के बराबर, वहाँ प्लस 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम के बराबर। और न्यूट्रॉन का मतलब है कि न्यूट्रल, उदासीन, तो न्यूट्रॉन के ऊपर कोई आवेश नहीं होता, सबसे भारी न्यूट्रॉन होता है, फिर प्रोटॉन, फिर इलेक्ट्रॉन। 28वां प्रश्न बड़ा खूबसूरत है। प्रिज्म को आपने देखा होगा, पिरामिड नहीं। विच कलर डेविएटेड हाइएस्ट ड्यूरिंग व्हेन पासिंग थ्रू ए प्रिज्म। जब प्रिज्म से, ठीक है, कोई व्हाइट लाइट पास होती है छात्रों, आपने देखा होगा एक फेनोमेना होता है जिसको हम लोग बोलते हैं डिस्पर्सन ऑफ लाइट, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, यानी 7 रंगों में विभक्त हो जाना, ये घटना होती है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। तो आपका सवाल यूं बनता है छात्रों, इस घटना में सबसे ज्यादा विचलन यानी डेविएशन का मतलब सबसे ज्यादा कौन सा कलर झुकेगा, बेंड होगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं छात्रों, सबसे ज्यादा कौन सा कलर झुक रहा है, इसको बोलते हैं वायलेट, फिर इंडिगो, फिर ब्लू, फिर ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। सबसे कम रेड का, सबसे ज्यादा वायलेट का। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा बैगनी रंग का डेविएशन, विचलन सबसे अधिक होगा जब प्रकाश किसी प्रिज्म के द्वारा गुजरेगा छात्रों, ये अपने 7 मूल रंगों में विभक्त हो जाएगा। 29वां प्रश्न इसी के संदर्भ में है। प्रिज्म से गुजरने पर कौन सा रंग सबसे कम विचलित होगा। देखिए यहाँ पे कम पूछ रहा छात्रों, कम होगा। और सब पहले क्या पूछा था, ज्यादा, यानी कौन सबसे ज्यादा बेंड होगा, वायलेट। सबसे कम बेंड कौन होगा, सबसे कम विचलन किसका होगा, लाल। यहाँ कहीं है, ये देखिए, ये है ऑप्शन डी, यानी लाल रंग का विचलन सबसे कम होगा इस घटना के घटते समय में। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 29 का दिए गए प्रश्न के अंदर ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट होगा। 30वां लास्ट प्रश्न है छात्रों, यदि किसी पिंड पर कार्य करने वाला बल 50 न्यूटन है। अब देखो फटाक से हम लोग नोट कर लेंगे, F बराबर कितना है, 50 न्यूटन है, और द्रव्यमान 5 किलोग्राम, M दिया हुआ है 5, तो पिंड पर त्वरण निकालिए A कितना होगा। तो F बराबर छात्रों ma होता है, तो A बराबर छात्रों हो जाएगा F/m हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 50/5 गुणे यहाँ पे 10, तो 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। यानी दिए गए प्रश्न के अंदर एक बार त्वरण निकाला, एक बार आपने बल निकाला, एक बार द्रव्यमान निकाला।
यानी तीनों प्रकार के प्रश्न आज 30 प्रश्न में आपने कर लिया। F बराबर ma से 3 न्यूमेरिकल आपने किए। एक बार त्वरण निकाला आपने 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर निकला। एक बार आपने बल निकाला, सबसे पहले 7×5 = 35 निकाला था। एक बार द्रव्यमान निकाला था 2.5 किलोग्राम का। तो आप 30 प्रश्न में से 3 न्यूमेरिकल आज मिल गए, या आपको 30 अलग अलग प्रकार के प्रश्न और उत्तर मिले। छात्रों, उम्मीद है कि चीजें आपको अच्छे से समझ में आई हूं। दिए गए प्रश्न का उत्तर ऑप्शन जो है ए होगा, 10 जो है किलोग्राम। तो छात्रों, आपसे जो है उम्मीद रहेगी नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट क्लास में हम जल्दी फिर से मुलाकात करते हैं। लेकिन बस रिक्वेस्ट यही है कि क्लास पूरा करिए, समझ के करिए। कौन कौन से बिंदु हैं जो हो सकता है आपके उपयोगी हो जाए, आगे एग्जाम में आ जाए। एक एक नंबर से छात्रों जो है रुकते हैं, लोगों के परीक्षाओं में सफलता से रह जाते हैं, वंचित हो जाते हैं। उसके बाद पूरी ज़िंदगी पछतावा हो सकता है, वो आपका आखिरी अटेम्प्ट हो, एज चली जाए आपकी। तो छात्रों, ये पछतावा ना हो, इसलिए कि कोशिश पूरी रखिए। हर सब्जेक्ट पर विशेष ध्यान दीजिए। ये नहीं कि कोई सब्जेक्ट बहुत अच्छा है, कोई बहुत ख़राब है, आप जिसमें दिलचस्पी नहीं बिल्कुल ही दूर भागे जा रहे हैं, ऐसा नहीं। पढ़ने की कोशिश करिए। कभी कभी जिन पर आप ज़्यादा लगाव रखते हैं वही धोखा देते हैं, यानी कि जैसे जिस सब्जेक्ट पर आपने ज़्यादा कोशिश करी होगी, हो सकता है कभी कभी उसमें नंबर कम आते हैं। छात्रों, तो उम्मीद है कि हम जल्दी मुलाकात करते हैं और आपको चीज़ें समझ में आई हो। बहुत बहुत शुक्रिया पूरी क्लास देखने के लिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।